तो देखिए बेटा, अब हम लोग उपनिवेशवाद और देहात के जो टॉपिक में पहुंच चुके हैं, उसमें टॉपिक आपका एक टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। ये देखिए क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया था, ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में आ सकता है, तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 4-5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको बना के आप लिख लेना कि राजस्व के भुगतान में क्यों जमींदार लेट करते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा जो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों वो ऐसी चूक करते थे, या इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा पलट दूं कि जमींदारों की असफलता का क्या कारण था। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन बना कि राजस्व के भुगतान में क्यों लेट करते थे वो लोग अंग्रेजों को देने में, और दूसरा ये भी आ सकता है कि जमींदारों की असफलता का क्या कारण था। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट कारण मैंने आपको बताया बेटा, जो आपको ध्यान में रखना है कि पहला कारण था कि जो राजस्व की मांग थी, जो अंग्रेजों ने राजस्व मांग बनाया था, राजस्व जितना लगाया था शुरुआत में, वो राजस्व मांग क्या थी, आपको दो एकदम दिमाग में रखना है। राजस्व मांग क्या थी बेटा? ज्यादा थी, अधिक थी। इसके कारण वो उतना राजस्व इकट्ठा ही नहीं कर पाते थे कि वो अंग्रेजों को चुकाएं। तो पहला तो ये बना के लिख लेंगे, पहला पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए कि राजस्व को सही समय से ना चुकाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी बेटा, राजस्व की मांग बहुत ज्यादा थी। याद रहेगा एकदम, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उसी समय बेटा, ये लगभग 1790 के दशक के आसपास बताते हैं लोग कि जो कृषि की उपज थी, ये आप हर समय देखेंगे, ऐसा समय आपको लगभग भारत में अंग्रेजों के समय बहुत मिलेगा, कृषि की उपज की जो कीमत थी वो गिर गई थी, कीमत गिरना। ये दूसरा पॉइंट मैं लिख दिया। पहला पॉइंट याद रखेंगे, राजस्व मांग ज्यादा थी, इसके कारण इतनी मांग को पूरा करना उस समय के किसानों के लिए और जमींदारों के लिए बहुत मुश्किल होता था, इस कारण भी वो सही समय से उसको चुका नहीं पाते थे। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि उस समय के दशक में कृषि की उपज की कीमत क्या हुई बेटा? गिर गई। कृषि की उपज कीमत गिरने से क्या हो गया, ये आपको बताया था मैंने कि जाहिर सी बात है, मान लीजिए जैसे मैंने किसी कृषक से कहा या जमींदार से कहा कि मुझे 100 रुपये आपसे लगान चाहिए, राजस्व चाहिए, तो उस समय उसकी फसल ही बिक रही है केवल 90 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कीमत गिरी हुई है, तो उसकी पूरी फसल ही बिक रही है 90 रुपए में, तो कैसे चुकाएगा वो? तो जाहिर सी बात है, कृषि की उपज की कीमत जो गिरी, इसके कारण भी वो राजस्व जो मांगा जाता था वो सही समय से वो चुका नहीं पाते थे। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा बेटा, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उस समय एक नियम मैंने बताया था, ये आएगा भाई, दो हो सकता 3 नंबर में भी आ जाए। एक क्वेश्चन है आपका तीसरे कारण था कि आपको पता है, मैंने बताया था सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून में बताया था कि अगर एक निर्धारित समय के अंदर या निर्धारित समय के भीतर अगर राजस्व जमींदार सही चुकाता नहीं था, यानी एक ऐसा टाइम दे दिया जाता था, डेट दे दिया जाता था कि इस तारीख के सूर्य अस्त होने से पहले तक अगर आपने राजस्व को चुकाया नहीं तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी, ठीक जाएगी या नीलाम कर दी जाएगी। 3 कारण हो गए। चौथा कारण क्या था बेटा कि यहां चौथा कारण थोड़ा बढ़ा के लिखेगा। इन सब पॉइंट्स को जो मैंने बताया ना, इसको बढ़ा के लिखना 8 नंबर में, ताकि आपको नंबर, आप इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। उस आप मेन हेडिंग दिमाग में रखना बेटा। बाकी आपसे चौथा पॉइंट क्या बता रहा हूं जो आपको दिमाग में रखना है कि उस समय बेटा जमींदारों की शक्ति में कमी कर दी अंग्रेजों ने। मैंने आपको समझाया भी था अभी एक दिन पहले कि जमींदारों की शक्ति में क्या कमी की गई कि पहले इनके पास बेटा खुद की पुलिस होती थी, ये गांव की कह सकते हैं न्याय व्यवस्था को भी देखते थे। शक्ति सीमा कम कर दी। क्या कम कर दी कि कहा कि भैया आप पुलिस नहीं रख सकते, स्थानीय पुलिस, न्याय की मांग हुई, और उसकी जगह इनकी जगह एक अधिकारी की नियुक्ति की। मैंने आपको बताया जो बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा आज भी भारत में, आपको पता है, कलेक्टर। जो पावर पहले जमींदार के पास थी बेटा, वो पावर धीरे धीरे कम कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था इनकी पावर कम रहेगी तो इनके में नियंत्रण, हम कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जमींदार की पावर कम हुई तो गांव में वो किसानों से अब जब लगान लेने जाएगा तो उसको जाहिर सी बात है, पावर कम है तो लोग जिसकी शक्ति कम होती है उसके साथ उतना ज्यादा तालमेल और समझौता नहीं रखते हैं। तो 4 ये मेन पॉइंट बता दिया भाई। ये आ सकता है एग्जाम में कि क्यों राजस्व की अदायगी में अंग्रेजों को भारत के जमींदार या जो जमींदार थे देहात के, वो सही समय से क्यों उसको नहीं चुकाते थे। तो 4 पॉइंट बता दिया। एक क्वेश्चन ये बनेगा या यही क्वेश्चन आएगा कि जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे राजस्व चुकाने में। तो क्या क्या बताएंगे बेटा? पहला बता दिया, क्या बताया कि राजस्व की मांग ही इतनी पहले से तय कर दी गई थी ज्यादा कि उसको चुकाना बहुत मुश्किल था। दूसरा, कृषि की उपज 1790 के दशक में बहुत गिर गई, इस कारण कीमत उतनी नहीं हो पाती थी कि लगान आदमी उतना दे पाए। तीसरा क्या बताया? सूर्यास्त कानून बेटा, उससे भी जमींदारों को रहता था कि भाई हम क्या चुकाएं, कुछ जैसे ही किसी दिन अगर चूक हो गई, किसी डेट पे नहीं दे पाए तो हमसे जमींदारी ले ही लेंगे, तो इतने मन से वो राजस्व चुकाने के लिए इच्छुक
नहीं रहते थे। और चौथा लास्ट पॉइंट बता दिया कि जमींदारों की शक्ति में कमी, उनसे स्थानीय पुलिस छीन लिया, उनसे न्याय की शक्ति छीन ली, तो इस पावर की कमी का फायदा भी उनके नीचे के जो रैयत हैं या किसान हैं उसका फायदा उठा लेते थे। याद रहेगा भाई, ये मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बता दिया, 3 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इसके पॉइंट्स में और देख लेते हैं। अब इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, इसको मैं थोड़ा अलग से भी समझा दूं आपको, तो इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा। जोतदारों का उदय, इसको मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका आ जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें देख लीजिए, जैसे कि आपका, तो देख लीजिए इसमें बेटा जोतदारों का उदय करके कर दूं, अगर कैसे ओरिजिन ऑफ जोतदार कैसे हुआ, तो इसको देख लीजिए। देखिए इसमें जोतदार जो हैं उनका उदय कैसे हुआ, एक दिन मैंने आपको बता भी दिया था कि सबसे ऊपर अगर कंपनी है, अंग्रेज सरकार है, यानी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके नीचे उनसे राजस्व किससे लेंगे बेटा, आपको पता है किससे लेंगे, जमींदार से लेंगे, तो जमींदार लिख लीजिए। अच्छा, जमींदार के नीचे भी 2 भाग हैं, एक है ये डायरेक्ट रैयत से खेती कराएंगे, और रैयत के नीचे भी अंडर रैयत यानी सिकरी रैयत, यानी आपको पहिकास्त भी आप कह सकते हैं मुगल काल के हिसाब से। और यहां पर एक और वर्ग आएगा, यही रैयत, जिसको धनी रैयत भी बोल सकते हैं या इसी को जोतदार भी बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, मैंने आपको बताया, मैं भी लिख भी दे रहा हूं। अब जोतदार के नीचे भी कौन है बेटा, सिगरी रैयत, तो जाहिर सी बात है ये व्यवस्था चलती थी, ये आप बना लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लिख देना, चाहे अंग्रेज सरकार लिख देना। अब इस तरीके से ये इनको चुकाएंगे, ये इनको चुकाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि धीरे धीरे जमींदारों की अपेक्षा किनकी स्थिति मजबूत हो गई, जोतदारों की। तो इनका उदय होने का 2 कारण था। पहला कारण आप जान लीजिए, पहले तो मैं जोतदार कितने होते हैं, क्या क्या नाम है आपको पता है, इनका नाम मैंने आपको बताया था, हवलदार, मंडल, गाटीदार, ये सब नाम हैं इनके, ये आप ध्यान। इवन एक नाम और बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तालुका से उस एरिया से संबंध रखने वाले के नाते तालुकदार, तो ये सारे नाम हैं, आप देख लीजिए जो जोतदार के नाम उस समय थे, जो आपको दिमाग में रखना है। प्लस ये आप थोड़ा सा डाटा एक आप बना लेंगे ग्राफ, तो आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे हमको सेट करना है आंसर। अब यहां पे जोतदार की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं जोतदार कैसे आगे आ गया और जमींदारों को इसने पूरी तरीके से वहां पर डोमिनेशन कर दिया। तो चलिए देखते हैं इसको, आप देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे तो पहले कारण है बेटा कि ये जो होते थे कि आपको पता है कि सूर्यास्त कानून ने इनको जोतदारों के उदय में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। सूर्यास्त कानून में क्या होता था, जमींदार से जमींदारी छीन जाती थी, तो जमींदार से जमींदारी छीनती थी तो उस समय क्या किया जाता था, नीलामी की जाती थी, और नीलामी में जो ऊंची बोली लगाता था वही क्या करता था, उस पर फिर से जमींदारी प्राप्त करता था। तो वो वर्ग कौन होता था अगला जो उनसे प्राप्त करता था बेटा, जोतदार। वो वहां पे जमींदार की जगह कौन आ जा रहा है अब, जोतदार। दूसरा ये क्या होता था बेटा, ये ज्यादा किसके नजदीक होते थे, गांव के किसानों के, गांव के रैयत मतलब किसानों के। क्यों नजदीक होते थे, क्योंकि ये बेटा हमेशा कहां रहते थे, ग्राम में, और ये कहां रहते थे, जमींदार अगर जमींदारी कहूं तो शहर। तो जाहिर सी बात है गांव से नजदीक कौन हो रहा है, जोतदार, और ये कहां रह रहा है, गांव में, और ये कहां रह रहे हैं बेटा, शहर में। तो इससे मजबूत स्थिति किसकी बन रही है, और गांव के रैयत से उसके सुख दुख में भी कौन साथ दे रहा है, हमेशा कोई भी मांग है तो कौन कर रहा है, जोतदार पूरा कर रहा है। प्लस बेटा जोतदार क्या करता था, इनकी राजस्व जब ये वसूलने आते थे, इनके लठैत, मैंने लठैत शब्द बताया था, लाठी लेके इनके लठैत है आपकी बुक में, तो वो लोग जब लेने आते थे तो ये जानबूझ के इन लोगों से कह देता था कि तुम लोग इसको राजस्व चुकाओ मत और अभी देरी करो, कह दो अभी नहीं हुआ है, फसल में अभी देरी है, अभी हम नहीं चुका पाएंगे। तो इससे क्या होता था, जोतदार यहां तो इनको कह देता था, और इससे क्या होता था, जमींदार वापस चला जाता था, और इससे वो सही समय से चुका नहीं पाता था, तो इससे क्या होता था, उसकी जमींदारी धीरे धीरे चली जाती। यहां ये आएगा एग्जाम में कि जोतदारों की स्थिति जमींदारों से ज्यादा अच्छी थी या उनसे पोजीशन में अच्छी थी, तो इसका क्या कारण था, तो आप बता सकते हैं। 2-3 कारण फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला कारण कि जोतदार क्या करता था कि वो वेट करता था कि जमींदार जो है राजस्व सही समय से ना चुका पाए, तो क्या करेंगे, पहले मैं यह लिख दे रहा हूं, इसको पॉइंट थोड़ा कर लीजिए। पहला कारण क्या है, इसको देख लीजिएगा। पहला कारण क्या है, क्यों जो क्या चाह रहा है वो कि राजस्व जमींदार
सही समय से ना जमा कर पाए या दे पाए। याद रहेगा बेटा, ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा क्या था, वो ये भी चाहता था कि राजस्व जब लेने वो गांव में आए तो गांव के रैयत जमींदार को राजस्व देने में देर करें। जमींदार को राजस्व देने में क्या करें, राजस्व देने में देरी करें। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये देरी करें। दूसरा, अगर किसी कारणवश जमींदार की जमींदारी नीलाम हो रही है तो नीलामी में बोली, ऊंची बोली कौन लगा देता था, जोतदार लगाता था। जोतदार लगाकर वो जमींदारी लगाकर जमींदारी हासिल कर लेता था। ठीक है बेटा, अभी और पॉइंट है, चूंकि 8 नंबर में आएगा तब मैंने लिख दिया, हासिल कर सकता था, हासिल कर लेता था। चलिए ये भी कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद कुछ और पॉइंट देख लीजिए जो मैं आपको बता दूं। इतना हो गया, दिमाग में आ गया ना भाई, इसको आप देख लीजिए, इसके आपके काम आएगा ये, इसमें आप इसको क्लियर कर लीजिए। राजस्व, अब 1-2 पॉइंट और बता रहा हूं तो फिर इसी पॉइंट को बढ़ा के लिख लेना। चौथा, जोतदार कहां रहता था, जबकि जमींदार शहर में। तो इससे भी किसकी पोजीशन मजबूत होती थी गांव में। और एक लास्ट लिख लीजिए, इसी को बना के बड़ा बड़ा आप पॉइंट बना के लिख लेना बेटा। पांचवा, कि गांव के रैयतों की किसी भी जरूरत को सबसे पहले कौन पूरा कर देता था, कि जरूरत को कौन पूरा करता था, तो जमींदार की अपेक्षा कौन पूरा करता था बेटा, जोतदार। बस अब इसमें जो बच्चे लिखना होगा तो इसी में लिखना, क्या जरूरत होती है। अब जब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो जरूरत क्या क्या हुआ, जैसे हुआ शादी विवाह करना है, शादी विवाह के समय। एक और क्या लिखेंगे, मान लीजिए उसे खेती की फसल चाहिए, फसल के लिए उसे बीज चाहिए, खाद चाहिए, याद रहेगा बेटा। या कहीं के मान लीजिए उसे ऋण चाहिए, उधार चाहिए, तो कौन देता था जल्दी, जोतदार। अब समझ में आ गया होगा। आज जितना 2 पॉइंट बताया बेटा, ये बड़े क्वेश्चन हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं। यह आएगा कि राजस्व चुकाने में देरी क्यों होती थी, जमींदार देरी क्यों करता था, और जोतदार क्यों ज्यादा मजबूत था जमींदार के पीछे। 5-6 पॉइंट बता दिया, इसको बना के बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर लिख लेंगे तो अच्छा आंसर आप वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब इसको खत्म करते हैं, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे, अपने बुक की तरफ। अब वहां पे देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जोतदारों का उदय कैसे हुआ। अब यहां पे 1 नंबर वाला क्वेश्चन, अब देख लो 1 नंबर का क्या आएगा। पूछेगा कि फ्रांसिस बुकानन जो था अंग्रेज अधिकारी, उसने कहां के जोतदारों का वर्णन किया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन सुन लो, सीबीएसई के लिए, ये जीएस के लिए नहीं है, ये सीबीएसई के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं केवल। तो फ्रांसिस बुकानन ने, ये केवल आपका यहीं पे आएगा, फ्रांसिस बुकानन ने कहां की जोतदारों का वर्णन किया है, तो दिनाजपुर। क्या याद रखेंगे बेटा, दिनाजपुर कहां पर है, बंगाल। याद रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहां के बंगाल के गांव का वर्णन, जोतदारों का वर्णन अपने चित्रों में किसने किया है, तो वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। वो अगर आपको मैं दिखा दूं, उसे मैं लिख भी दे रहा हूं, अपने चित्रों में करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज चिनरी। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये बेटा आपका होपफुली मुझे नहीं लगता कि जीएस में आएगा, लेकिन जॉर्ज चिनरी ने ही गांव का दृश्य बनाया था बंगाल के। तो जॉर्ज चिनरी, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया भाई 1 नंबर का, जो सीबीएसई पूछ सकती है निकाल के। पहला कि फ्रांसिस बुकानन के कहां के जोतदारों का उल्लेख किया है, दिनाजपुर। और एक बता दिया बेटा कि गांव के चित्रों का, बंगाल के गांव का चित्र किसने बनाया था, तो याद रखिएगा बेटा जॉर्ज चिनरी। बस ये आप ध्यान रखेंगे, वहां के मकानों का, वहां के सब चीज बना के आप लिख सकते हैं, दिमाग में रखेंगे। अच्छा, एक चीज तो पढ़े, मैंने बताया भी था बेटा कि जब जोतदार खेती कराते हैं तो किससे कराते हैं, सिकरी रैयत, उसको क्या क्या बोलते हैं, बटाईदार, अधियारी। बटाईदार अधियारी समझते हैं ना, आधा हिस्सा आपको दे देंगे, अधियारी। तो देखिए आपकी बुक यहां लिखी है बेटा, तो छोड़ के दिया है, तो मैंने कहा इसको भी एक बार दिखा दूं आपको। ये देखिए, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये आ सकता है। ये लोग किसकी मदद से खेती करवाते थे, बटाईदार, अधियार बोलो चाहे बरगादार बोलो, याद रहेगा, बरगादार या अधियार। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूं, ताकि चूंकि कभी कभी इसमें लाइट ज्यादा रहती है तो आपको क्लियर नहीं हो पाता। अधियार या
बरगादार। और या पूरी तरीके से एक मोटा शब्द जो बोलते हैं हम लोग, जिस नाम से हम लोग बहुत जानते हैं बेटा, बटाईदार। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिकदार, सिकरी, ठीक है ना, सिकरी रैयत। हाँ बेटा, हाँ सिकमी और सिकरी जो भी है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलो, इसको देख लो आगे। इसमें तो अब मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया है। अब आगे ये तो पढ़ाई दिया था, ये पीछे से ये आप ये तो याद ही होगा, पूरा याद होगा कि मेहताब चंद और तेज चंद, तो उस समय जब आपकी यहाँ पर इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी तो तेज चंद थे। ये बाकी ये हमने देख लिया था। आप पांचवी रिपोर्ट पे आ जाइए। पांचवी रिपोर्ट पे मेनली जान लीजिए पांचवी रिपोर्ट क्या थी, कब आई। पहला तो ये क्लियर कर लीजिए, पांचवी रिपोर्ट कब आई बेटा? वेरी गुड, 1813, ये याद रखेंगे। दूसरा, इसमें कितने पेज थे? 1002। इसमें वही गांव के पूरे राजस्व का वर्णन था, लेखा जोखा था, कलेक्टर की रिपोर्ट लगी हुई थी, क्या क्या विद्रोह का कारण था, बहुत सारी। लेकिन मेन जो ये रिपोर्ट थी उससे ये बात पता चल गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी शासन की थी, वो ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ कमा रही है। और इसको लेकर इस रिपोर्ट में बात कही कि क्या भारत और चीन के साथ, याद रखिएगा उस समय इस रिपोर्ट में इस बात पे सवाल उठाया था कि भारत एवं चीन के साथ व्यापार पे क्या केवल एक ही कंपनी का हक रहेगा। ये याद रखेंगे बेटा, पांचवी रिपोर्ट है, आ सकता है पांचवी रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया था। पहला तो ये कि 1813 में आया, 1002 पेज है, 1002 पेज है यानी पृष्ठ है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इसमें लिखा गया बहुत डाटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भारत और चीन के व्यापार पर एकाधिकार रखेगी कि और की कोई आएगा। इस कारण ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां ये चाहती थी कि अब हम भी भारत और चीन जाकर व्यापार करें, केवल एक कंपनी ना करें। और सच बताऊं, 1813 के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। और इसके बाद जितने भी कानून अंग्रेजों के द्वारा लाए जाएंगे, 1833 आएगा, 1853 आएगा, हर 20 साल पे आएगा। मैं बताऊंगा कभी जीएस का जब पढ़ाऊंगा तो चार्टर एक्ट बोलते हैं उसको, हर 20-20 साल पे आता गया। और इस धीरे धीरे करके बेटा 1813 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम होती चली गई। और वो समय 1857 में आ भी गया विद्रोह के समय कि अब मान भी लिया गया कि अब इनको यहां से हटना चाहिए। 1858 में नया एक्ट जो आएगा उससे उनको हटा भी दिया गया। याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म हुआ, तो हमेशा याद रखना बेटा 1858 के एक्ट से, अधिनियम से। याद रहेगा भैया, याद रखेंगे इस अधिनियम। और यहां से अब जो शासन चलेगा अंग्रेजों का 1947 तक, वो ब्रिटिश महारानी के नाम से चलेगा। किसके नाम से चलेगा बेटा? ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश शासन के नाम से चलेगा। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से चला था। 1747 से आप कह सकते हैं, प्लासी के 1757 से लेकर और आप आ गए 1858 तक, लगभग 100 साल, 101 साल के लगभग काल में। ठीक है, तो इस तरीके से भारत और चीन के व्यापार पे एकाधिकार, इसको लेके पांचवी रिपोर्ट आई। पांचवी रिपोर्ट में बहुत चीज का खुलासा भी हुआ बेटा, उसको आप लिख लेना कि कैसे यहाँ पर भारतीय जो हैं वो ऋण में और उधार में दबते चले जाते हैं, लगान सही समय से नहीं चुका पाते। बहुत सारी कमियां भी पता चल गई कि जमींदारी इस्तेमारी बंदोबस्त क्यों नहीं अच्छा हुआ। इसका रीजन उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि इसमें मांग इतनी ज्यादा है कि उसको चुकाने में ही पता चलता है कि बेचारे इतना कर्जा ले लेते हैं साहूकारों से कि उनकी खुद की भी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह जाती। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, ये भी आपका हो गया। 1813 के रिपोर्ट में मोटा मोटा मैंने बता दिया, अब आप कर लेना। 1813 की रिपोर्ट से पैराग्राफ आप दिया है तो आप देख लेना। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होता है टॉपिक, उस टॉपिक पे जल्दी से आ जाते हैं बेटा। वो टॉपिक है कुदाल और हल। कुदाल का मतलब पहाड़िया समुदाय। मैं बता दे रहा हूं, एक आदिवासी है कुदाल। अगर कुदाल पूछे एग्जाम में सीबीएसई में कि किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था, तो आप याद रखेंगे पहाड़िया। और हल पूछेगा तो किससे संबंधित था? संथाल। पहला तो यही बता दे रहा हूं, हेडिंग से ही क्वेश्चन। कुदाल पहचान है पहाड़िया का और हल पहचान है बेटा संथाल का। इस चीज को अब अंतर क्या है यहां पे आप समझ लो। अब अंग्रेजों ने ध्यान दिया जंगल की तरफ। आप क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके होंगे कि क्लास 9 में कैसे उन लोगों ने जंगली जमीनों को, वन जमीनों को अपने कब्जे में किया। तो यहाँ पर फिर वही, आप यहाँ पे बुकानन की 19वीं शताब्दी, तो आप 19वीं नहीं लिखो, सीधा सीधा टाइम लिख दो। मैं बता रहा हूँ 1810-11 ये आएगा। 1810-11 में ही फ्रांसिस बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में गया था। ये दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन सीबीएसई का। 1810-11 में आगे दिया होगा पेज में, मैं अभी दिखा भी दूंगा अगर मेरी नजर पड़ेगी। बाकी मैं यहां लिख दिया तो आपको क्लियर हो गया। वैसे तो 19वीं शताब्दी दे रहा है प्रारंभ में, लेकिन आप 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का ना आप समझो 1810-11 एग्जैक्ट ईयर। और राजमहल की पहाड़ियों में गया और वहां जाकर उसने इन दोनों आदिवासी समुदायों का वर्णन किया है। अब फ्रांसिस बुकानन की थोड़ी सी स्टोरी जान लो, थोड़ी सी जान लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको याद रखना होगा कि जो फ्रांसिस बुकानन है वो आपका चिकित्सक था। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। दूसरा बेटा,
लॉर्ड वेलीजली, याद करिए मैंने बताया था सहायक संधि 1798, 1801 में अवध में कि एक सेना रखेंगे, उसका खर्चा भारतीय राजा नवाब उठाएंगे और कोई भी आंतरिक और बाहरी नीतियों पे किससे पूछेंगे? अंग्रेजों के रेजिडेंट से, और संधि और युद्ध भी पूछकर ही करेंगे। याद होगा मैंने बताया था इस सहायक संधि में। तो चिकित्सक था, यही लॉर्ड वेलीजली का सर्जन भी था। लॉर्ड वेलीजली का वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जीएस पर्पस से बता रहा हूं, अभी जीएस पर्पस से क्वेश्चन है, सीबीएसई में तो आ ही जाएगा। लॉर्ड वेलीजली का सर्जन था। सर्जन मतलब समझते हैं ना बेटा, सर्जन मतलब होता है शल्य चिकित्सक, यानी सर्जरी करने वाला। चलिए ये भी हो गया। इसके अलावा बेटा इसको कुछ और नॉलेज था, बॉटनी का बहुत अच्छा, वनस्पति विज्ञान का जनक वो था, जीव विज्ञान का भी नॉलेज था इसको, बायोलॉजी का भी बहुत अच्छा, बॉटनी का भी अच्छा नॉलेज था इसको। इसी कारण इसने कलकत्ता का जो बहुत मशहूर चिड़ियाघर है अलीपुर, उसकी भी स्थापना इसने की थी। तो ये भी याद रखिए, कलकत्ता के अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना भी इसने की थी। ये जीएस पर्पस से है भाई, अलीपुर चिड़ियाघर, ये सीबीएसई में भी आ जाएगा तो कर लेना। अलीपुर चिड़ियाघर कहां पर है? कलकत्ता, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आपको ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो, इसके बाद बेटा ये बीमार पड़ा, कुछ ऐसा कारण हुआ और वो बाहर गया, अपने इंग्लैंड वापस चला गया, तो इसकी मदर की डेथ हुई। तो वो बाद में उसने एक टाइटल भी लगा लिया था अपने, हैमिल्टन, हैमिल्टन बोलते हैं, हैमिल्टन करके भी कहीं कहीं पे नाम आता है, तो बुकानन हैमिल्टन। तो इसकी जो रिपोर्ट बाद में आती थी ना कि भारत के लिए इसने जो आदिवासी समाज, तो रिपोर्ट किस नाम से आती थी? बुकानन हैमिल्टन। किस नाम से आती थी? बुकानन हैमिल्टन नाम से आती थी। ये थोड़ा सा सीबीएसई के लिए बता रहा हूं, ये जीएस में नहीं आएगा, ये आप याद रखो कि बुकानन हैमिल्टन के नाम से सीबीएसई में आता है कि उसकी रिपोर्ट या इसकी जो डायरी थी वो किस नाम से थी? बुकानन हैमिल्टन के नाम से। तो इतनी बातें हो गई ये बुकानन के बारे में। अब बुकानन देखिए मैंने आपको बता दिया, अब बुकानन कहां जा रहा है? राजमहल की पहाड़ियों में। सबसे पहले वो मिला किससे? पहाड़िया समुदाय से। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, क्लियर कट रखिए दिमाग में। पहाड़िया समुदाय वही समुदाय, वही झूम खेती ये लोग करते हैं। पता है झूम खेती क्या होती है? स्थानांतरित खेती, एक जगह को साफ सुथरा कर देना, घास को हटा देना और ऊपर की टहनियों को, ताकि सूरज की रोशनी नीचे तक आ सके, और वहां पर जलाकर जो राख होती है उसमें पोटास पाया जाता है। पहला एक क्वेश्चन, ये जीएस पर्पस से याद रखिए, उसमें क्या पाया जाता है? पोटास। और उस पोटास को और जो वहां पे छिड़क के वहां पे खुरच कर, कुदाल से खुरच कर बेटा, जुताई करके नहीं, खुरच कर उसमें कुछ बीज डाल देते हैं और वहां पे फसल हो जाती है। उसको उपयोग करके फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। याद रहेगा, पहाड़िया ऐसे ही थे, ये लोग ऐसे ही खेती करते थे। प्लस बेटा थोड़ा ऐसे भी नहीं थे, बहुत सीधे थे। ये क्या करते थे कि अगल बगल के किसान जो होते थे गांव के, उनको यहाँ जाकर उनसे लड़ाई झगड़े भी, और उनसे बहुत वो लोग डरते भी थे। तो इनसे डरने के कारण वो लोग खिराज देते थे। खिराज एक कर होता है बेटा, खिराज नामक एक कर देते थे। याद रखिएगा, ये लोग जब डरते थे किसान लोग, तो इनसे कि पहाड़िया लोग जंगल से आके आक्रमण न करें, तो कौन सा कर देते थे? खिराज। याद रखेंगे बेटा, खिराज नामक कर दे। और प्लस व्यापारी भी जब जाते थे जंगल से, तो उनको डर लगता था कि पहाड़ियां कहीं अटैक ना कर दें, तो वो लोग भी इनको कर देते रहते थे। तो ये सब थोड़ा याद रखोगे तो पहाड़िया आ जाएगा, तो लिख लोगे कि पहाड़िया क्या क्या कर दे। अब यहां पे क्या देखिए चेंज क्या हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अब हमें जंगल नहीं चाहिए, जंगल बेकार भूमि है, चारागाह बेकार भूमि, हमें इसे खेती में बदलना है। और खेती में भी कौन सी खेती? जिसमें कपास हो, जिसमें नील हो, वाणिज्यिक खेती बेटा, व्यापारिक खेती। और इसके कारण उन्होंने कहा कि अब मुझे जंगल को अपने कब्जे में लेना है और यहां पर खेती करानी है, और खेती कराकर वाणिज्यिक कृषि करानी है। तो इसको लेकर पहाड़िया लोगों से समझौता करने की बात की, पहाड़िया नहीं माने। पहाड़िया से बातचीत चली तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने फिर पहले तो उनसे समझौता करने की कोशिश की, और धीरे धीरे फिर लालच, तो मैंने आपको दिखा भी दूं इसमें आगे इन्होंने लालच दी। तो कुछ ऐसे होते भी हैं, कुछ ना कुछ लोग तो लालच में फंसी जाते हैं बेटा, आप क्या करेंगे, ये तो हर जगह की फितरत में है। तो वो लालच में जो लोग फंस गए, उन लोगों ने क्या किया कि थोड़े से पैसे के लिए, आप देखो यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे कहीं पर है, उन लोगों ने थोड़े से पैसे के लिए क्या किया कि 1 ग्राम जिसको बोलते हैं आप, 1 ग्राम के रूप में वहां रुक गए और उन लोगों ने खेती करने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे इनको लगा कि हम इनकी राजस्व को नहीं दे पाएंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन पे दबाव डालना शुरू किया। तो ये पहाड़ों में धीरे धीरे कहां जाने लगे? अंदर की तरफ, मतलब जो जंगल का पहाड़ का एरिया है उसमें अंदर जाने लगे। और यहीं पर बुकानन की नजर 1810 में ही पहाड़िया लोगों को देखा था, और यहीं पर उसकी नजर, बुकानन की नजर संथालों पे पड़ गई। संथालों में उसने देखा, जब वो जा रहा था बेटा, 1810 की बात है, ये भी 1810 की बात है, उसने जब देखा कि एक चट्टानी एरिया है और उस एरिया में खेती करके कपास और सरसों, याद रखिएगा 2 फसल,
कपास और सरसों ये लोग उगाए थे, तो उसको ये आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर ढंग से, इतना समृद्ध रूप से, इतना शानदार एरिया कैसे इतनी ऐसे एरिया में कोई बना सकता है। तब उसने तय कर लिया था अपनी रिपोर्ट में कि मैं इन संथालों का यूज करूंगा जंगल को खेती में बदलने में, और वो सक्सेस हो गया। संथालों को उसने उकसाया, या संथाल की लड़ाई पहाड़ियों से हुई, संथालों ने पहाड़िया लोगों को हराया, पहाड़िया जंगल के अंदर जाने लगे जान बचाने के कारण, और संथाल उन एरियाज को कब्जे में लेकर किसके लिए काम करने लगे? अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। अब यहां पे मामला थोड़ा सा चेंज हुआ बेटा, अब ये कपास उगा रहे हैं, सरसों उगा रहे हैं, सब अच्छा है। यही पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के लिए जेपीएससी बहुत पूछता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। एक आपके यूपीएससी का भी एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, एक शब्द है बेटा दामिने कोह, ये लिख लीजिए, ये आ सकता है एक नंबर पे। दामिने कोह क्या होता है? दामिने को एक ऐसा एरिया था कि अंग्रेजों को भी लगा यार संथाल हमारे लिए खूब काम कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, लेकिन इनको भी एक जगह बसा दो। ये भी झूम खेती करने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के चक्कर में रहते हैं। इसी को लेकर बेटा उनको, संथालों को एक जगह बसा देना ही, उस जगह का नाम ही रख दिया उन लोगों ने, क्या? दामिने को। अब आएगा तो कर लीजिएगा कि संथालों को एक जगह बसा देना ही दामिने को कहलाता है। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? दामिन कहो या दामिने को कहो। लेकिन यही चीज संथालों को बुरी लगी कि यार ये हमारे ऊपर इतना प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, हम कहीं भी घूमे हुए, हम इनके लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमको एक जगह दामिन में ही कैद कर रहे हैं। और इसी के कारण एक दो जगह है, याद रखिएगा बेटा, बहुत फेमस जगह है भागलपुर। भागलपुर का एरिया है, ये बिहार का, झारखंड का एरिया है, और वहां पर इन लोगों ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो संथालों में एक मेन विद्रोह इंपॉर्टेंट है बेटा, 55-56 में संथालों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। और वो विद्रोह किया था, इनके दो नेता हैं, तो चार लेकिन आप दो लिख लो, सिद्धू और ये कान्हू, दो भाई हैं। इनके नेतृत्व में संथालों ने विरोध किया बेटा, और वो विरोध काफी हद तक अंग्रेजों को खिलाफ एक सक्सेसफुल विद्रोह था। लेकिन बाद में वो पता है कि अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के हथियार इतने आधुनिक होते थे कि बाद में ये विद्रोह भी दबा दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया, ये नोट कर लीजिए, 1855-56 में आ सकता है, तो संथाल भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए हो गया। कब गया था बुकानन? 1810। कब गया था बेटा? हाँ, और ये मेहनती होते थे, दामिने को याद रखना बेटा। बाकी ये चीजें हैं बस, इसमें अब मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन कुछ जो संथाल के। देखिए संथाल में 1810 में गया था। अब इधर एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि ये आ सकता है एक नंबर में, सीबीएसई है, पूछ सकता है कि राजमहल की पहाड़ियों का चित्र किसने बनाया था? राजमहल की पहाड़ियां जहां ये गया था, विलियम होजेज, याद रखिए, सीबीएसई के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, हो सकता पूछ जाए। और प्लस उस समय एक बहुत मेन, जीएस के लिए बता रहा हूं, कैप्टन कुक, जो न्यूजीलैंड, कल फाइनल मैच हुआ आपको पता है बेटा, भारत से न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड को खोजने वाला भी कैप्टन कुक था। और ये कैप्टन कुक के साथ आया था प्रशांत महासागर से विलियम होजेज। वहां से वो अलग बात है कि वो कैप्टन कुक उधर चले गए और ये भारत आ गया। तो विलियम होजेज, कैप्टन कुक, देखिए यहां लिखा भी होगा कहीं पर, ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ प्रशांत महासागर में आया था। ठीक है, और आपको पता है न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ही है, कि इतना आपने मैप में देखा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, याद रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के लिए। और प्लस बेटा इसका एक दोस्त था जो बहुत, आप कह सकते हैं, मैं अभी बता भी देता हूं, एक भागलपुर का कलेक्टर बना था, उसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। मैं लिख भी दे रहा हूं, ऑगस्टस क्लीवलैंड, ये नाम याद रखिएगा। अभी बता देता हूं क्यों मैं लिखवा रहा हूं इसको बता दो। देखिए बेटा, इसने ही कहा था कि पहाड़िया या संथालों को डरा के, धमका के मिलाने की अपेक्षा अगर उनके साथ शांति की व्यवस्था बनाई जाए और समझा के बुझा के मिलाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब इस नाते मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि किस कलेक्टर ने शांति की नीति के साथ संथालों और पहाड़ियों को मिलाने की बात कही थी? ऑगस्टस क्लीवलैंड। और ये किसका दोस्त था? विलियम होजेज का, जो चित्रकार है। और विलियम होजेज किसके साथ आया था? कैप्टन कुक, उसके साथ यात्रा किया था। बाद में वो उधर चले गए और ये इधर चला आया है। ठीक है, याद रहेगा, कैप्टन कुक। चलिए, ये भी हो गया आपका। शांति की नीति किस कलेक्टर ने की थी भागलपुर के? ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड। और कैप्टन कुक का नाम आपको याद ही हो गया, तो कैप्टन कुक का आपको याद रखिएगा, जो न्यूजीलैंड में, और उधर तस्मान सागर, ये सब है। आपको जब जीएस में बताऊंगा तो और डिटेल कर दूंगा। कैप्टन कुक का नाम हमेशा याद रखिए। इसके बाद शायद आपको 11th क्लास के याद होगा, कैप्टन कुक की हत्या भी हुई थी, आपको याद होगा। आपने जब विश्व का इतिहास पढ़ा था 11th क्लास का, तो याद होगा इसकी हत्या भी हुई थी। तो ये चीजें आप देख लेंगे। चलिए, अब काफी कुछ, अब तो ये लिख लेंगे ना बेटा। अब मुझे लगता है इतना तो लिख लेंगे आदिवासियों के बारे में, बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं ट्राइब्स में बेटा। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट तो हो चुकी है। पांचवी रिपोर्ट समझ में आ गई ना भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी।
और भारत में विद्रोह के कारण क्या है इसको लेके बताया था। अब अगर पूछे कि संथालों के बढ़ने से पहाड़िया समुदाय किधर चला गया, जंगल के भीतर और बहुत अंदर चला गया पहाड़ों के पीछे, और ये लोग कहां आ गए, पहाड़ों के और जंगलों की निचली घाटियों में जहां पे खेती करना संभव था। चलिए इसके बाद ये सब चित्र बना हुआ है, इसको देख लेंगे बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लो 1 नंबर के लिए, दामिने को में संथालों की जमीन का बड़ा इलाका कब बदला? क्या कब बदला? 1832 लिख दिया। ये सीबीएसई के लिए बेटा, जीएस के लिए नहीं। बार बार मैं आपको कोटेट कर दे रहा हूं, जो मुझे जितना मेरा अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से आपको बता देता हूं कि आपको जीएस के लिए क्या पढ़ना है और आपको सीबीएसई के लिए। सीबीएसई नहीं छोड़ेगा बेटा, वो मान के चलता 12th की किताब है तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1832 में दामिने को में बदलना शुरू था। 32 याद रखना, अब सुने रहोगे तो 30 मार्च को याद रहेगा, ठीक है ना बेटा, 1832। चलिए ये भी कर लीजिएगा बेटा। आगे चलते हैं जल्दी से, बाकी आप पढ़ते रहिएगा डिटेल। इसके बाद बाहरी लोगों को भी ये भी बेचारे कर्जे में दबते चले गए। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों की एक नीति बड़ी गलत थी भाई, काम तो इनसे करवा लिया, इनकी मेहनत का भी फायदा ले लिए और प्लस इनको सीमित भी कर दिया, लेकिन ये चीज वो कभी नहीं कम करते थे और यही बात फंसती चली गई इनके साथ भी। और ये लोग भी अब लगान चुकाने के चक्कर में, किसके चक्कर में फंस गए? साहूकार, सेठ, महाजन। अब इसी कारण संथालों ने 2 दुश्मन माने थे, एक अंग्रेज को और दूसरा इनको। और इनको क्या कहते थे, ये एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार, दीकू। क्या बोलते थे बेटा? दीकू। दीकू मतलब बाहरी लोग। संथाल लोग बाहरी लोगों को किस नाम से पुकारते थे? दीकू। याद रहेगा, साहूकार, अंग्रेज, इनको। तो एग्जाम में आ सकता है, इनके खिलाफ भी उन लोगों ने विद्रोह किया था। चलिए ये भी हो गया बेटा। अब इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता चला जा रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे चित्रों का वर्णन है, कैसे उनसे कपास की खेती कराई जा रही है आपके संथालों से। पहले इनको, अब बाद में देखिए जब विद्रोह किया तो विद्रोह करके देखिए अब बांध के भी ले जा रहे हैं। तो अंग्रेजों की नीतियां तो ऐसी ही थी, जब तक आप फायदेमंद के सौदे रहेंगे तब तक वो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे आपको आपके खिलाफ होकर आपको खत्म कर देंगे। 1855-56 याद रहेगा ना, सिद्धू कानून। भैया देख लो, 1855-56 सिद्धू कानून हो गया, ये भी हो गया। चलिए इसके बाद अब आ गया बुकानन का विवरण। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, बुकानन कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, क्लियर कट अब बता रहा हूं। उनको कोई आदिवासियों से बड़ा प्यार नहीं था कि भारत में प्राकृतिक दृश्य देखने गए थे, मनोरम दृश्य। वो एक्चुअली में बहुत प्लानिंग से गए थे। अंग्रेज जब यहाँ पूरी तरीके से कब्जा कर लिए भारत में, तब उन्होंने कहा भारत की जमीनों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, राजस्व लेना है। तब ये भाई साहब गए थे, और ये वनस्पति विज्ञानी भी थे। मैंने अभी बताया जीव विज्ञान में इनको नॉलेज था, इनको पता था कौन सा पेड़ कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी फसल कहाँ लगानी चाहिए, कौन सी जमीन किसके लिए, और प्लस ये पत्थरों के बारे में भी जानता था, खनिज पदार्थों के बारे में भी जानता था। और आपको दिखा दूं थोड़ा सा जल्दी से, ये जब गया था बुकानन, तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये वनस्पति विज्ञानी भी है, चिकित्सक भी है, भूविज्ञानी है, ये सारी नॉलेज इसको थी। और जब वहां पहुंचा तो इसको पता था कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन सा काटना चाहिए, कौन सा खेती करना चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन से वहां पे चट्टान है। जैसे देखिए ग्रेनाइट की चट्टान कैसी है, फेल्ड्स्पार, क्वार्टर्स, काला अभ्रक, ये सारी चीजें वो जानता था। तो ये प्रकार से अभी मान लीजिए पूछ सकता है एग्जाम में कि बुकानन का विवरण केवल एक मनोरम दृश्य को देखने के लिए था, वो एक टूरिस्ट टाइप था, ऐसा नहीं था। वो वेल प्लान्ड, पूरी प्लानिंग के साथ उसने दौरा किया था, और वो अंग्रेजों को लाके रिपोर्ट दिया कि ये जमीन उपयोगी लायक है, राजस्व यहाँ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और वो खुद कहता है, एक जगह मैं लाइन बता दूं आपको, आप पढ़ के आश्चर्य करेंगे कि इसने देखिए यहाँ कहा भी था, वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था, और यह महसूस करता था कि वनों को किसमें बदल देना चाहिए। देख लीजिए, वो अच्छे नहीं थे, अल्टीमेटली उनका भी गोल क्या था, अंग्रेजों का फायदा कराना। समझ में आ गया। तो ये बुकानन के बारे में थोड़ा सा हो गया बेटा, अस्थाई खेती में बदलने की बात। अब यहां पर अगला है बंगाल के बाद। अभी तक हम बंगाल की घटना पढ़ रहे थे, दिनाजपुर पढ़े, भागलपुर पढ़े, बिहार का एरिया, उस समय बिहार का एरिया बंगाल में था, याद रखेंगे। अब आइए, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है कौन सा बेटा, बंबई। अब बंबई में अंग्रेजों को लगा कि यार इस्तेमारी से बहुत घाटा हो रहा है, और इस्तेमारी से हमें फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार ही तय कर दिए, अब उसको हम बढ़ा नहीं सकते। आपको पता है ना, इस्तेमारी की एक स्थायी बंदोबस्त था, एक बार जो राजस्व लग गया वही फिक्स रहेगा। अंग्रेजों को लगा कि अब कोई दूसरी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करो जिसमें राजस्व व्यवस्था बढ़ा लो, जैसे ही लाभ प्रॉफिट बढ़े वैसे ही राजस्व व्यवस्था बढ़ा लो। और इसके नाते उन्होंने अगली व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, 1820 के दशक में लागू की, और वो थी बेटा किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जमींदारों के साथ नहीं, किसके साथ, किसानों के साथ, रैयत के साथ अब सीधा संबंध होगा। अब हम किससे लेंगे, अंग्रेज किससे लेंगे,
किसानों से लेंगे। किस दशक में लागू हुआ? अब एग्जाम में यही पूछेगा कि बंबई में कौन सी व्यवस्था लागू थी, इस्तेमारी की रैयतवाड़ी, और बंगाल में कौन थी? इस्तेमारी, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, याद रहेगा बेटा। और यहां बंबई में बेटा रैयतवाड़ी। और किससे संबंध लगान का? किसानों से। चलिए, इसमें क्या किया, उसमें कहा था बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसमें 30 वर्ष का याद रखो, हर 30 वर्ष में बढ़ाया जाएगा। कितने वर्ष पे? हर 30 वर्ष पे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। और प्लस हम लगान किस आधार पे लेंगे ये भी देख लो, औसत के आधार पे। क्लियर हुआ भाई? कर लेंगे, ठीक है। और इसी में जाहिर सी बात है अंग्रेजों का यहां भी एक ही गड़बड़ी कर गए अंग्रेज, यहां भी वही इस्तेमारी वाली गलती कर गए। यहां भी लगान शुरुआत में ही बहुत अधिक कर दिए, किसान नहीं चुका पाए, और किसान किसके जाल में फंस गए? ये पूरी स्टोरी है साहूकार, सेठ, महाजन, जिसको संथाल क्या कहते थे? दीकू, उनके चक्कर में फंस गए बेटा। और वही बात होती चली गई अल्टीमेटली कि उन लोगों को लगा कि हमारी इस दुर्वस्था का जो कारण है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज तो हैं ही, प्लस कौन है? साहूकार और सेठ महाजन। क्यों इनके प्रति उनकी दुश्मनी क्यों हुई? जो बंबई वाले किसान थे, एक्चुअल में क्या हुआ, जब राजस्व ज्यादा होता है तो कर्जा मांगने कहां जाएंगे? जब नहीं चुका पाएंगे तो यही तो देंगे। ये पैसा देते थे, क्या देते थे इनको? ऋण या उधार। और जाहिर सी बात है ये दे तो देते थे लेकिन वसूल भी लेते थे ज्यादा से ज्यादा। और ये क्या करते थे बेटा, याद रखिएगा, एक बांड पत्र बनाते थे। बांड समझते हैं? अनुबंध पत्र, बांड पेपर। बांड पेपर पे क्या करते थे? फर्जी लिखते थे, डाटा कुछ और लिखते थे, और साइन या अंगूठा लगवा लेते थे। और उसमें क्या करते थे, नियम ये था उस समय, एक भारत में नियम था कि कभी भी मूलधन ब्याज से ज्यादा, मतलब मूलधन जो है उससे ब्याज कभी ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए ब्याज, मूलधन मेरा 100 है तो इस पे ब्याज मैक्सिमम बहुत कर सकते हो तो 99 रख ले, लेकिन कभी 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मूलधन हमेशा ज्यादा रहेगा, ब्याज हमेशा कम रखना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया बेटा चालाकी में, कि बाद में ब्लैंक पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे साइन करा के, अंगूठा लगवा के, मूलधन पे ब्याज, ऐसा भी उदाहरण मिला आपकी बुक ने दिया कि 100 पे कितना ब्याज ले रहे थे? 2000 तक का ब्याज लेते थे। अब नियम क्या था? उससे कम लेना है। और कैसा फंसाते गए। और बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जांच करवाई, अंग्रेज यहां थोड़ी जांच करवाई कि यार लगा रहा बेचारे फंसते जा रहे हैं, ये क्या नाम है, किसान हमारे, तो इनकी कुछ सोचा कि नहीं यार इनके बारे में सोचा जाए। तो उन्होंने जांच करवाई तो पता क्या चला कि यार कहीं कहीं पे तो ये क्या करते थे कि 100 का 2000 लिख के इस तरीके से बढ़ाते थे। प्लस इसके बाद जब इन पे नियंत्रण लगाया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने कहा कि हर 3 साल पे भैया, हर 3 साल पे बॉन्ड पेपर बदला जाएगा और वो बॉन्ड पेपर की अवधि खत्म हो जाएगी, फिर से नया बनेगा। तो ये भी कम चालाक नहीं थे साहूकार। ये क्या करते थे, ऋण पत्र जो नया बनाते थे ना बेटा, तो जैसे पहले से ही उधार चढ़ा हुआ मान लीजिए 2000, और तो 2000 और प्लस पहले से मान लीजिए मूलधन 100, ये तो लिखते ही थे। अब ये 2100 को मूलधन मान लेते थे और फिर उस पर अब अगला ब्याज लगेगा। वो भी कम चालाक न थे। ये अंग्रेजों ने सोचा कि 3 साल के लिए करवा के इसको हटा देंगे तो पिछला वाला सब खत्म, अब नए सिरे से चलेगा। लेकिन वो भी कम ना थे, कहीं ठीक है 2100 तो है, अब वो मूलधन रहेगा। और उसके आगे आप समझ में आ गया? कंटिन्यू कर लीजिएगा बेटा, ये बड़े पेपर में आ सकता है, पेपर 8 नंबर में, इस नाते इसको बता दिया। तो करते इस तरीके से बंबई में ही एक विद्रोह हुआ था बेटा, उसको आप जाते हैं दक्कन विद्रोह, ये एग्जाम में आएगा। यहीं पे ऋण पत्र, बॉन्ड पेपर सब जला दिया गया, लोगों ने, गांव वालों ने जला दिया, किसानों ने जला दिया। इसको लेकर रिपोर्ट आई कि बाद में रिपोर्ट में एक दक्कन दंगा आयोग बना था, याद रखेंगे। और ये जो बंबई में विद्रोह हुआ था उसका सन याद कर लीजिए, बस एक बार देख लीजिए, लास्ट का है आपका, कब हुआ था बेटा बंबई में विद्रोह, कब हुआ था दक्कन का। और यहां के बाद एक दक्कन दंगा आयोग बना था और उस आयोग ने रिपोर्ट दी थी 1878 में। और इसमें किसको मतलब अगर पूछे कि दक्कन दंगा आयोग में किसके ऊपर यह किया गया कि उन्हीं के कारण गलती किसकी है, उसमें भी इन लोगों ने अंग्रेजों की गलती बचा ली और पूरी गलती किसको दे दी, साहूकारों, सेठ महाजनों को दे दी कि इनके कारण दिक्कत हो रही है, अंग्रेजों की नीतियां सही है, गलतियां कौन कर रहे हैं, आपके सेठ साहूकार। अब लिख लेंगे दक्कन दंगा आयोग भी यही था। 75 में ये विद्रोह हुआ था। वहां बंबई में कौन सी व्यवस्था लागू थी, बता ही दिया, रैयतवाड़ी बेटा, रैयतवाड़ी याद रखें, बस हो गया, इसको कर लीजिएगा। अब बाकी ये बहुत चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें हैं, बस इतना याद रखिएगा कौन सी जगह थी। एक नंबर में पूछ सकता कि कहाँ की पूरे खाते जला दिए गए थे, तो वो है पुणे जिले का सुपा गांव। कौन सा गांव, सुपा, ये सब देख लो जल्दी से, सुपा। और 1875 में हमला हुआ था। वैसे डेट लिखना चाहो तो 12 मई। इसके बाद यहां से आगे बढ़ा है, वहां पे एक जिला और है पुणे के बाद,
मुंबई का पुणे जिले के बाद एक जिला और है बेटा अहमदनगर। ये अहमदनगर में भी हुआ विद्रोह, उसके 16 मई 1875 के आसपास, इसको देख लीजिएगा। बहुत डेट नहीं, आप सन याद रखो 1875। और ये पूना वाला है बेटा, पूना में था सुपा गांव। चलिए ये सब देख लिए, बहुत सारे किलोमीटर में इन लोगों ने कब्जा किया। रिपोर्ट में भी बताया गया था कि सारी गलती किसकी है, साहूकारों और उनकी है। बस हो गया बेटा, आपका एक खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे किरायाजीवी क्या है। किरायाजीवी का मतलब वही है जो अपने जमीन पर किराया लेकर अपनी मतलब आमदनी को बढ़ाते रहते हैं, अपनी खर्चे को चलाते रहते हैं। कौन सा टॉपिक है बताओ? कपास वाला एक टॉपिक, हाँ दास प्रथा वाला भी देख लो। भारत में कपास की खेती, तो इसको मैं इधर समझा दे रहा हूं अलग से, ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए, और इसको फिर खत्म करेंगे बेटा, ताकि आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ये यहाँ पे मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए एक और चीज है, देखिए बेटा, भारत में कपास की मांग बढ़ना, कपास की मांग, इसको करके मैं जल्दी समझा रहा हूँ, इसको देख लो बस। कपास की मांग हुआ क्या था कि भारत में एक ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो ब्रिटिश उद्योग हैं, मैं लिख रहा हूं ब्रिटिश उद्योग, देख लीजिए कौन कौन से कपास पे आधारित, लिवरपूल के, मैनचेस्टर, ये 2-3 जगह है, बहुत सारी, ये उद्योग कपास पे निर्भर थे, क्योंकि ये सूती कपड़े के लिए फेमस थे। और वो कपास आता कहां था उस समय बेटा, उनको कच्चा माल कपास कहां से मिलता था? अमेरिका से। कहां से मिलता था बेटा? अमेरिका से। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि इन उद्योगपतियों को लग रहा था कि किस ऐसा भी समय आ सकता है कि जब अमेरिका से कपास आना कम हो जाए। तब उन्होंने सोचा, तब हमारा इंडस्ट्री कैसे चलेगा, वो घबराए होते। और ऐसा इन्होंने सोचा क्यों, ये भी जान लो, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। वहां पर उस समय चल रहे थे दास को लेकर, दास प्रथा एक वहां चला था, जिसमें गोरे और काले की लड़ाई चल रही थी, और दास प्रथा को लेकर भी चल रहा था। वो मैं बता दूंगा कभी डिटेल में, विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें जो उत्तर अमेरिका का जो क्षेत्र, उत्तर और दक्षिण, इन दोनों राज्यों में लड़ाई थी दास प्रथा को खत्म करने की। दक्षिण के राज्य चाहते थे आपका ये दास प्रथा बनी रहे, और उत्तर वाले चाहते थे खत्म हो। इसको लेके वहां पे लड़ाई चीज, सन नोट कर लीजिए बेटा, आ सकता है 1861 से 65 में दास प्रथा को खत्म करने के लिए युद्ध हुआ था। दास प्रथा को खत्म करने के लिए आपका हुआ, तो यहां लिख लीजिए, दास प्रथा को खत्म करने के लिए युद्ध हुआ, वो है 1861 से 65। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप नोट कर लीजिए। और इसी में इन 4 सालों में क्या हुआ बेटा, वो जो बेचारे डरे हुए थे वो लोग कि कुछ भी हो सकता है और यहां से कपास आना बंद हो जाएगा, वो सच हो गया। युद्ध शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है अमेरिका से कपास आना बंद हो गया। अब 1861 के आसपास अंग्रेजों ने कपास की पूर्ति के लिए किस पे ध्यान दिया? भारत। और भारत में भी कौन सा एरिया? प्रायद्वीपीय, जो आपको पता है, ये आपका गुजरात का एरिया जो है, यहां से लेके महाराष्ट्र का एरिया, प्रायद्वीपीय पठार का एरिया, ये ब्लैक सॉइल का एरिया है, काली मिट्टी का क्षेत्र है बेटा, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास। तो भारत की तरफ उनका ध्यान गया कि यहां से कपास उगाएंगे और अब उस कपास से अपने इंडस्ट्री को चलाएंगे। तो आपको मैं बता दूं जल्दी से कि 1861 के बाद और 65 के बीच, जब वहां दास प्रथा को खत्म करने के लिए युद्ध चल रहा था अमेरिका में, इस बीच में सबसे ज्यादा कपास कहां से गया? 90% कपास कहां से जाता था? भारत से। और भारत से जाने के बाद ये कपास बेटा वहां की पूर्ति करता था। और यहां पे इस समय आप समझें कि बिजनेसमैन अगर कोई है, मान लीजिए उद्योगपति, मैं लिख दूं यहां पर, उद्योगपति ना, उद्योगपति दे रहा है साहूकार को उधार, देखिए समझिएगा इस ट्रैक को, पूरे सीरीज को समझिए, और साहूकार आराम से दे रहा है ग्रामीणों को, यानी किसानों को, ग्रामीणों साहूकार को, सौदागर को, ऐसा कर दी, सौदागर लिख दे रहा हूं, और ये दे रहे हैं रैयतों को, बिना किसी उसके, खुद बुला बुला के ऋण दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि उद्योगपति को कि अगर हम देंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग कपास लगाएंगे, कपास हमें फायदा करेगा और हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट। इन 4 सालों में इतना ये लोग उधार दे रहे हैं बिना मांगे, रैयतों को मांगना भी नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन बेटा वो मामला थोड़ी दिन ही चला, और एक ने तो बंगाल गजट के एक संपादक ने तो कमेंट भी कर दिया था कि वो समय दूर नहीं कि हम जल्दी ही पूरी कपास की उस पे कब्जा कर लेंगे, इंडस्ट्री पे हमारा ही वर्चस्व होगा। लेकिन वो सपना रह गया। और मात्र 4 साल बाद ही, 5 साल में ही, 65 में फिर अमेरिका का गृह युद्ध जब खत्म हुआ, दास प्रथा का लड़ाई खत्म हुआ बेटा, तो फिर अमेरिका से फिर कपास आने लगा। और भारतीय जो कपास उगाने वाले लोग हैं, जो इस पे निर्भर हो गए थे, पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे फिर कम हो गया। और जो देख लीजिए, अब ये जो उधार आराम से दे रहे थे ना, अब उधार देना तो बंद कर दिया, प्लस जो पहले का उधार दिया हुआ है उसकी वापसी के लिए भी इनके ऊपर इतना दबाव डाला। और वही रीजन था मैंने अभी जो बताया कि लेखा बही और बही खाते को जला दिया गया था गुस्से में। याद आया कि इनके अंदर मानवता तक नहीं है कि अब ऋण भी नहीं दे रहे हैं, ऋण भी नहीं देते थे फिर
तो समझ में आ गया अब टॉपिक, यही था बेटा कपास वाला। तो कपास को रिलेट कर लीजिएगा कि कैसे था, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, इसके आगे अब सेकंड वाला टॉपिक शुरू करेंगे सेकंड बुक का। ठीक है।